इस वीडियो में हम बात करेंगे फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये कक्षा 8 का विज्ञान विषय का टॉपिक है। ये सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए एनसीईआरटी के नए पाठ्यक्रम के अनुसार बनाया गया वीडियो है। इसमें हम अध्ययन करेंगे खेती के कुछ महत्वपूर्ण चरण है, जैसे मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद व उर्वरक देना, सिंचाई करना, फसल की सुरक्षा करना, फसल काटना, अनाज का भंडारण करना आदि के बारे में। साथ ही इसमें अन्य अध्ययन बिंदु है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कृषि पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे, फसल पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे, कृषि के औजार है उनके बारे में पढ़ेंगे, खेती के जो मुख्य चरण है उनके बारे में पढ़ेंगे, खाद के लाभ इनके बारे में पढ़ेंगे, सिंचाई के स्रोत, खरपतवार इनके बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही जो पाठ्य पुस्तक के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है उनको भी लास्ट में हम देखेंगे। अब हम बात करते हैं फसल। मानव एवं जंतुओं के लिए भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निश्चित अंतराल पर उगाए जाने वाले पादप फसलीय पादप कहलाते हैं। वह एक निश्चित ऋतु में उगाए जाने वाले पादप को सामूहिक रूप से फसल कहते हैं। यानी कि सीधा सीधा बोले तो जब एक ही प्रकार के पादप भूमि के बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। यानी कि ये इसकी परिभाषा, डेफिनेशन आप इसको थोड़ा देख लीजिए। आगे जगह जगह किताबों में भी आता है कि फसल किसे कहते हैं। प्रश्न जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर है उनमें भी पूछा जाता है। तो एक ही प्रकार के पौधे जो बड़े स्तर पे उगाए जाते हैं तो उन्हें फसल कहते हैं। भोजन में कम काम आने वाले पादप अपेक्षाकृत कम भूमि पर उगाए जाते हैं, जबकि मुख्य रूप से भोजन की आपूर्ति में काम में आने वाले पादप भूमि के बड़े भाग पर उगाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं फसल के प्रकारों के बारे में। हमने अनेक तरह की फसलें देखी है, जैसे गेहूं, मक्का, लौकी, ज्वार, बाजरा, मोठ, सरसों, तिल। लेकिन इनको हम कुछ ऋतुओं के आधार पे डिवाइडेशन इनका कर सकते हैं। ऋतुओं के आधार पे अगर हम फसलों की बात करें तो अलग अलग टाइम में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। तो इस हिसाब से हम इसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है रबी की फसल, दूसरा है खरीफ की फसल, और तीसरा है जायद की फसल। ऋतुओं के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती है: रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। फसल के अगर ऋतु के आधार पर प्रकारों की बात करें तो जैसे मैंने पहले बताया था, रबी की फसल यह अक्टूबर से फरवरी माह के मध्य की फसल है, जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों आदि। यानी कि जब ठंड पड़ती है तब की फसल है रबी की फसलें। दूसरी तरह की फसलें हैं खरीफ की फसलें। ये जून से सितंबर के मध्य की फसलें हैं, यानी कि बरसात होती है गर्मियों में, उससे ये होने वाली फसलें हैं, जैसे ग्वार, मक्का, बाजरा, मूंगफली, तिल, मूंग, उड़द। तीसरी तरह की है जायद की फसलें। ये मार्च से जून के मध्य की फसल होती है, जैसे खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, लौकी। यानी छोटे कम समय में उगाई जाती है ये फसलें। बरसात होने से पहले ये फसलें तैयार कर ली जाती है। जैसे आपने गर्मियों में देखा होगा तरबूज आते हैं, खरबूजा, ककड़ी, लौकी, इस तरह की चीज़ें उगाई जाती है। तो समस्या ये आती है कई बार कि हमें ये मिक्स हो जाते हैं, रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है, याद नहीं रहता है। तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि ये जो देखो ये रबी है, आप इस तरह से भी इनको याद कर सकते हो। रबी में है 2 वर्ड, और रबी के अंदर ही आता है गेहूं, तो गेहूं के अंदर भी 2 वर्ड है। ठीक है, तो आप ऐसे देख सकते हो कि रबी के अंदर 2 वर्ड है और गेहूं में भी 2 वर्ड है। तो इससे इनका संबंध बना के आप याद कर सकते हो। अगर आपकी याद आ जाता है कि रबी की फसल गेहूं है, तो अन्य फसलें गेहूं के साथ क्या उगाई जाती है, ये आपको याद आ जाएगा कि गेहूं के साथ चना भी उगाया जाता है, और गेहूं के सीजन में मटर भी उगाए जाते हैं, गेहूं के सीजन में सरसों भी उगाए जाते हैं। अपने आप जो गेहूं के सीजन में यानी ठंड के मौसम की जितनी भी फसलें हैं वो आपको याद आ जाएगी। अगर बात करें खरीफ की, तो खरीफ को आप इस तरह से याद कर सकते हो। देखो खरीफ में होता है 3 वर्ड होते हैं, और खरीफ में ही होता है बाजरा, तो बाजरे में भी 3 वर्ड होते हैं।
तो आप इनको इससे संबंध बना के याद कर सकते हो कि खरीफ का संबंध बाजरे से है, इसमें भी 3 वर्ड है, इसमें भी 3 वर्ड है। तो बाजरे यानी गर्मियों में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है वो आप बता सकते हो। मतलब ये तरीका है कि इससे आप याद कर सकते हो, कंफ्यूज नहीं होए कि रबी की फसलें कौन सी है और खरीफ की फसलें कौन सी है। एक छोटा सा ऐसे कुछ संबंध बना के आप इनको आपस में याद कर सकते हो। और तीसरी जायद की फसलें, तो जायद की फसलें तो जो गर्मियों के अंदर होती है, तो खीरा, जो खरबूजा, तरबूज, ककड़ी वगैरह। अब हम बात करें उपयोग के आधार पर फसलों का वर्गीकरण किस तरह से इनको बांटे। तो उपयोग के आधार पर फसलों के प्रकार, पहला है अनाजी फसलें, जो अनाज के रूप में काम में ली जाती है, जैसे गेहूं है, जौ, मक्का, बाजरा इत्यादि। फिर दलहनी फसलें, जैसे दाल बनती है, जैसे अरहर की दाल, मूंग दाल, चना, मसूर, उड़द। फिर है तिलहनी, जिसे तेल निकलता है, जैसे मूंगफली, तिल, अलसी, सरसों, सोयाबीन, अरंडी। ये तेल वाली फसलें हैं, इनसे तेल निकाला जा सकता है। फिर मसाले वाली फसलें, जैसे मिर्च, धनिया, अजवाइन, जीरा, जल्दी जो हल्दी इत्यादि वगैरह। फिर फल एवं सब्जी वाली, तो फल जैसे आम, बेर, मौसमी, और सब्जियां हैं जैसे भिंडी, लौकी, इस तरह की फसलें। फिर अन्य फसलें जो औषधि के रूप में और चारे के रूप में काम में आती है। तो फसलों के प्रकार है, एक तो अनाज वाली फसलें, एक दलहनी वाली फसलें, एक तिलहनी वाली फसलें, मसाले वाली फसलें, फल और सब्जी वाली, और अन्य फसलें जो औषधि और चारे के रूप में काम में आती है। तो ये पहले वाला तो था ऋतुओं के आधार पे, और ये है उपयोग के आधार पे। वो मौसम के आधार पे था, और ये काम में लेने के आधार पे फसलों के प्रकार। अब बात करते हैं हम फसल उत्पादन के बारे में। किसान द्वारा फसल बोने से पूर्व खेत की तैयारी से लेकर फसल को मंडी तक भेजने की पूरी प्रक्रिया फसल उत्पादन प्रक्रिया कहलाती है। फसल उत्पादन प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों से संपन्न होती है, जिसे कृषि पद्धतियां खेती के चरण कहते हैं। ये खेती के जो चरण है सारे के सारे, इनके बारे में अब हम विस्तार से पढ़ेंगे। खेती के मुख्य चरण कौन कौन से हैं, एक बार दोबारा लिख लेते हैं। सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना, बुआई करना। देखिए स्टेप बाय स्टेप, जहाँ से फसल को बोया जाता है वहाँ से लेके खेत फसल को जब बेचा जाता है या भंडारण किया जाता है, तब तक की पूरी प्रोसेस। सबसे पहले मिट्टी को तैयार करते हैं ताकि उसमें बीज डाला जा सके, फिर तैयार करके उसमें बुआई करते हैं ताकि उसमें बीज को उगाया जा सके, उगाते हैं, बुआई करना उसको बोलते हैं। फिर खाद और उर्वरक देते हैं, उसमें पानी देते हैं, और खाद और उर्वरक जिसकी आवश्यकता होती है, खाद पहले भी दी जाती है, बुआई से पहले भी, और बुआई के बाद में भी खाद दी जाती है। फिर उसमें कुछ यूरिया, डीएपी, रासायनिक उर्वरक उसमें डाले जाते हैं। फिर उसमें लगातार टाइम पीरियड के अनुसार सिंचाई की जाती है। जब सिंचाई करने के बाद फसल पक जाती है तो फसल की थोड़ी किसी भी फसल की सुरक्षा की भी आवश्यकता होती है, जैसे खरपतवार है, उसके अंदर घास वगैरह हो जाते हैं, अनावश्यक घास होते हैं जिनका जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे फसल की सुरक्षा की जाती है। और साथ ही जो अन्य आवारा मवेशी है जो फसल को नष्ट कर देते हैं, उनसे भी फसल की सुरक्षा की जाती है। तो अगला चरण हो गया फसल की सुरक्षा करना। फिर है फसल को काटना, लास्ट में फसल को काट लिया जाता है जब वो पक जाती है तब, और उसके बाद अनाज का भंडारण करना। ये फसल के पूरे चरण हैं, मतलब फसल को बोने से लेके फसल को भंडारण करने तक के सारे चरण हैं, जिनके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। कृषि पद्धति, खेती के चरण। कृषि पद्धति जो पहली जो अपन ने पढ़ी थी, मिट्टी को तैयार करना। किसान बुआई से पहले खेत में हल चलाते हैं। हम हल चलाने के लिए निम्नलिखित अलग अलग साधन हो सकते हैं, पशुओं द्वारा, पारंपरिक तरीका, और ट्रैक्टर द्वारा। फसल में हल चलाने के दो तरीके, जैसे अपन जानते हैं कि एक तो हल के द्वारा जो बैल से जोत के मिट्टी को तैयार किया जाता है, या फिर ट्रैक्टर के द्वारा। आधुनिक तरीका ट्रैक्टर द्वारा है, जो ज़्यादातर आजकल प्रयोग में आ रहा है। ट्रैक्टर के द्वारा मिट्टी को तैयार कर लिया जाता है। तैयार मतलब उसमें पलाऊ वगैरह उसमें घुमा दिया जाता है, जिससे मिट्टी है वो पोली हो जाती है। खेती में हल चलाने से मिट्टी उलट पुलट होकर पोली हो जाती है।
जिसके निम्न लाभ है। अब पोली होगी तो इससे क्या लाभ होगा, बीज ऊपरी परत से थोड़ा नीचे चला जाता है और अंकुरण आसानी से हो जाता है। मतलब उसको पोली करते हैं तो उससे एक फायदा ये हो गया कि बीज नीचे चला जाता है और उसे अंकुरण में सहायता मिलती है। नए पौधे की जड़ें आसानी से गहराई तक जा सकती है क्योंकि वो पोली होगी, इसलिए जड़ है। जैसे कठोर मिट्टी होगी तो उसमें जड़ें जाने में थोड़ा सा जोर आएगा, और पोली मिट्टी होगी तो उसमें जोर कम आएगा, गहराई तक चली जाएगी। मिट्टी में रहने वाले लाभदायक सूक्ष्म जीवों केंचुओं की वृद्धि में पोली मिट्टी सहायक होती है। मिट्टी की ऊपरी परत कुछ गहराई तक पौधों की वृद्धि में सहायक होती है और इसको पलटने से समान रूप से ऊपर नीचे हो जाती है। सबसे ऊपर वाली जो परत होती है जिसके ऊपर जो उपजाऊपन, जैसे कोई कचरा है, पेड़ पौधों का कचरा है, उसे उनकी खाद बन जाती है ऊपरी परत में, और जिसको उसको हम ट्रैक्टर के द्वारा पुलाव निकाल देते हैं तो उसको पलट दिया जाता है, और पलटने से जो उपजाऊ मिट्टी है वो ऊपर नीचे हो जाती है और सारी में मिक्स हो जाती है, जिससे फसल की जड़ों को फायदा पहुंचता है। मिट्टी में हल चलाकर उलट पुलट और पोला बनाने की प्रक्रिया जुताई कहलाता है। जुताई के औजार हैं हल, कुदाली और कल्टीवेटर। अब हम बात करते हैं जुताई के औजार कौन कौन से हैं, किससे खेत को जोता जाता है। जुताई का पहला औजार है हल, जो प्राचीन काल से इसको काम में लेते हैं। प्राचीन काल से हल का उपयोग खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने, मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी व अन्य पशुओं जैसे घोड़े, ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। इनमें से इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं, जैसा कि आगे मैं चित्र में आपको बताऊंगा। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल सेप्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है और दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। दूसरा जो जुताई का औजार है वो है कुदाली। एक सरल औजार है, इसका उपयोग खरपतवार निकालने और मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। यह लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है, जिसे एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी रहती है, जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। तीसरा जो औजार है वो है कल्टीवेटर, यानी कि जो ट्रैक्टर के पीछे जो लगाया जाता है। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है, और कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय दोनों की बचत होती है। तो इनकी अलग अलग बात करें तो देखो, इस तरह का होता है हल, और यहाँ पे जो दिख रहा है ये हल शाफ्ट होती है, जैसे मैंने आपको बताया था, और इसको बोलते हैं फाल। जैसा इसमें दिख रहा है ये आगे, ये फाल, और ये हल सॉफ्ट, और ये जोत, ये इसके कुछ नाम होते हैं अलग अलग। इसके बाद अपन बात करें कुदाली की, तो कुदाली, ये जो आधुनिक जो कुदाली कुछ इस तरह की होती है, जिसको आप इस चित्र में देख सकते हैं। इसको बैल से जोत के आगे खेत को पोला किया जाता है। अब बात करें अपन कल्टीवेटर की, तो कल्टीवेटर के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, जिससे खेत की जुताई की जाती है। कुछ इस तरह का होता है कल्टीवेटर, जिससे ये बीज भी खेत में डाला जाता है, और इससे खेत को मिट्टी को पोला भी किया जाता है। जब पोली भी की जाती है, जब खेत में बुआई की जाती है उससे पहले इसको काम में लिया जाता है। बुआई से पहले, बीज डालने से पहले इसको काम में लिया जाता है, और बीज भी इसकी सहायता से डाला जाता है। अब हम खेती के अगले चरण की बात करते हैं, बुआई करना। ये तो हुआ मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करने के बाद जो अगला जो काम होता है वो खेत की बुआई करना। किसान खेती की जुताई करने के बाद खेत में बोई जाने वाली फसल के बीजों की बुआई का कार्य करता है। किसान खेत में बीज बोने से पूर्व उत्तम किस्म के बीज का चयन करता है। ऐसे बीजों का चयन किया जाता है जो स्वस्थ हो, जिससे अधिक फसल का उत्पादन हो सके। मतलब जो अच्छी से अच्छी क्वालिटी का, जो आजकल जो हाइब्रिड बीज आ रहे हैं उनका चयन किया जाता है। सबसे अच्छा बीज कौन सा है वो खेत में फिर डाला जाता है। उत्तम किस्म के बीज की पहचान कैसे? जल से भरे हुए एक बड़े पात्र में बीजों को डालकर कुछ समय के लिए रख देते हैं। मतलब एक पता कैसे चलता है कि बीज अच्छा है, तो एक तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि पानी के बर्तन के अंदर अपन बीज को डाल दें,
और अगर वो थोते हैं तो ऊपर तैरने लग जाएंगे, यानी कि जो थोता बीज है वो तो उगने वाला है नहीं, तो उनको अपन अलग छांट सकते हैं। तो ये छोटा सा तरीका है जिससे अपन कुछ हद तक पहचान सकते हैं कि बीज अच्छा है कि नहीं है। मतलब बीज अगर होता है तो उगेगा ही नहीं। तो अगर मतलब जैसे दीमक वगैरह खा गई है, जैसे ऐसा अधिकतर चनों में इस तरह के पौधों में इस तरह का होता है ज़्यादातर, तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं, मतलब अच्छे बीज का चयन कर सकते हैं। तो दूसरा चरण है खेती का, जो वो है बुआई करना। बीजों की बुआई परंपरागत पशुओं द्वारा और आधुनिक औजार सीड ड्रिल द्वारा की जाती है। दो तरीके से बुआई की जाती है। बीजों की बुआई के परंपरागत पशुओं द्वारा और आधुनिक औजार सीड ड्रिल द्वारा की जाती है। अब ये क्या होता है परंपरागत औजार? परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल में लिया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर वह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइप से होकर गुजरता है। ये सिरे मिट्टी को भेदकर बीज को स्थापित कर देते हैं। मतलब जो पुराने जो हल वगैरह जो चलाते, हल से जो बुआई करते हैं, वो अपना परंपरागत तरीका हो गया। और आधुनिक तरीका क्या है? आधुनिक तरीका, जो नया तरीका है, वो सीड ड्रिल का प्रयोग किया। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी व गहराई बनी रहती है और यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। जैसे ऊपर बीज पड़ गया तो पक्षी उसको खा जाते हैं, तो थोड़ा बहुत उसको मिट्टी के अंदर दबाना जरूरी है। ये हर बीज की अलग अलग कंडीशन होती है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय और श्रम दोनों की बचत होती है। तो टाइम की बचत कैसे होती है? देखो, एक तो हल है, इसमें या तो एक सिरा होता है, या एक मुंह होता है, या 2 मुंह होता है, या 3 होता है ज़्यादा से ज़्यादा। ज़्यादा मुंह उसमें हो नहीं सकता, तो उसमें बुआई में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। और ये परंपरागत तरीका है जो कई सालों से हमारे जो बुजुर्ग करते आ रहे हैं। जो नया तरीका है वो है सीड ड्रिल की सहायता से। तो ये ट्रैक्टर के सीड ड्रिल लगाई जाती है, और इसमें आप देख रहे हो इस वीडियो में, इस फोटो में, कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसके अंदर से बीज आता है। अधिकतर स्टूडेंट है वो गांव से हैं, वो इन चीज़ों को अच्छी तरह से जानते हैं क्या होता है सीड ड्रिल। तो इसकी सहायता से हम आसानी से, थोड़ा समय की बचत होती है, और ये आधुनिक तरीका है सीड ड्रिल से बुआई करना। इसको ट्रैक्टर से लगा के बुआई करी जाती है। तो 2 तरीके हो गए, परंपरागत तरीके बीज बुआई का, और सीड ड्रिल द्वारा आधुनिक तरीका बीज बुआई करने का। तो ये बीज की बुआई हो गई। अगला चरण आता है खाद एवं उर्वरक मिलाना। तीसरा जो चरण है वो है मिट्टी तैयार हो गई, मिट्टी तैयार करने के बाद बुआई हो गई, और बुआई के बाद खाद और उर्वरक डालना। तो खाद जो है वो बीज बोने से पहले भी डाली जाती है, और बाद में भी, जैसे डीएपी यूरिया वगैरह इस तरह की बाद में भी डाली जाती है। मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने या मिट्टी की उर्वरता उपजाऊपन बनाए रखने के लिए कुछ पदार्थ मिट्टी में मिलाए जाते हैं, जिन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो पौधों और जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होता है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते हैं और उसका अपघटन होने के बाद खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग में लिया जाता है। खाद एवं उर्वरक में अंतर क्या है? खाद प्राकृतिक एवं जैविक है, परंतु उर्वरक कृत्रिम है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। खाद और उर्वरक में अंतर क्या है? तो इसके आगे मैं सारणी के द्वारा भी इसको समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं। प्राकृतिक खाद खेतों में बनाई जाती है, जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट खाद, जबकि उर्वरक फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट और पोटास। मतलब वो जो गोबर की गाय भैंस की खाद होती है वो तो हो गई अपनी खाद, और उर्वरक हो गए यूरिया और जो डीएपी, जो सुपर फास्फेट, पोटास, इस तरह के काम में रहते हैं वो। खाद उर्वरक से बेहतर है। प्राकृतिक खाद में हुमस की मात्रा अधिक होती है तथा यह मृदा की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है, जबकि उर्वरक में हुमस का अभाव होता है। जैविक खाद का उपयोग अधिक करना चाहिए।
अब अपन खाद और उर्वरक में अंतर समझ लेते हैं। आगे पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों में भी ये क्वेश्चन आएगा, ये इम्पोर्टेंट भी है। तो अगर हम बात करें उर्वरक की, तो उर्वरक मानव निर्मित लवण है, मतलब मनुष्य द्वारा, जैसे यूरिया डीएपी है, ये मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। खाद है एक प्राकृतिक पदार्थ जो गोबर और पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक है वो, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है और खाद का उत्पादन खेतों में होता है। उर्वरक से मिट्टी को हुमस प्राप्त नहीं होती है और खाद से मिट्टी को पर्याप्त मात्रा में हुमस प्राप्त होती है। उर्वरक से पादप पोषण जैसे कि नाइट्रोजन, पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम आदि प्रचुर मात्रा में मिलते हैं और खाद से पादप पोषण तुलनात्मक रूप से थोड़े से कम मिलते हैं। लेकिन अगर कुल मिला के ओवरऑल बात की जाए तो जो खाद, जो नेचुरल खाद है, जो गाय भैंस वाली या फिर जो पदार्थों के विघटन से तैयार की हुई खाद है, वो बेस्ट है बजाय उर्वरक के। उर्वरक है वो मनुष्य द्वारा फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, खाद है वो गाय भैंस के गोबर द्वारा, इनके द्वारा बनाई जाती है। तो ये अंतर हो गया खाद और उर्वरक में। अब अपन बात करते हैं खाद के लाभ के बारे में। तो खाद के लाभ क्या है? जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अच्छी मानी जाती है, इसका ये मुख्य कारण है। इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, पानी ज़्यादा सोचते हैं जो खाद डालते हैं, तो उससे इससे मिट्टी भुरभुरी और क्षारदार हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से हो सकता है, मतलब पौधे की जड़ों को गैस आसानी से मिल जाती है। इसमें मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है, जो फसल के काम के जीवाणु है उनमें वृद्धि होती है। मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की संख्या अधिक हो जाती है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है, फसल उत्पादन अधिक होता है। तो ये कुछ इस खाद के लाभ हैं। और जो खेती से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं, वो किसानों के पुत्र हैं जो इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं खाद के क्या लाभ है और कौन सी खाद का क्या उपयोग है। अब कृषि पद्धति जो अगला चौथा चरण है, देखो अपन ने बात की, पहला चरण था मिट्टी तैयार करना, दूसरा बुआई करना, तीसरा उसमें उर्वरक और खाद देना, और चौथा है सिंचाई करना। अब सिंचाई इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिंचाई एक साथ नहीं की जाती। ऐसे नहीं है कि एक ही बार आपने खूब सारा पानी दे दिया और थोड़े दिनों बाद आपने उसमें पानी दिया ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसको टाइम टाइम के अनुसार, जैसे आज पानी दिया है तो 15 दिन बाद में देना है या 1 महीने बाद में देना है, वापस देना है। एक बार उसको एक साथ पानी देने से कुछ नहीं होता, समय समय के अंतराल के ऊपर उसको पानी दिया जाता है। इस प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधों की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल की का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिससे साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधे में लगभग 80% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता, थोड़ी सी नमी होगी तो ही बीज, जो बिल्कुल सूखी जमीन है उसमें बीज नहीं उगते हैं, उसको थोड़ा सा नमी होना जरूरी है उसमें। कई प्रकार के कृत्रिम साधनों द्वारा समय समय पर फसल को जल की आवश्यकता की पूर्ति करना सिंचाई कहलाता है। मतलब एक नियमित अंतराल के बाद फसल को पानी देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई हेतु जल के स्रोत, किसान नदी, तालाब, कुआं, हैंडपंप, नहरें, बांध आदि जल स्रोतों द्वारा सिंचाई उपयोग के लिए सिंचाई करते हैं। और जो सिंचाई का जो मॉडर्न तरीका है उनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करते हैं सिंचाई के पारंपरिक तरीके। सिंचाई के पारंपरिक तरीके क्या है? कुओं, झीलों और नहरों में उपलब्ध जल को निकाल कर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न है। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, अतः ये सस्ते परंतु कम दक्ष है। जो पुराने जो तरीके हैं उसमें क्या है, गाय भैंस के द्वारा अपन पानी, मतलब जो बैल है उसको रेत के बांध के उससे पानी निकालते हैं। लेकिन ये पुराने तरीके हैं। जो मॉडर्न तरीके हैं, विभिन्न प्रकार के पारंपरिक तरीके निम्न हैं, जैसे मोट, घिरनी, चैन पंप, डेकली, रेट उत्तोलक। ये हो गए सिंचाई के पारंपरिक जो कई सदियों से चले आ रहे तरीके हैं, जिनसे हमारे जो दादा परदादा खेती करते आए हैं वो तरीके। ये चैन सिस्टम कुछ इस तरह का होता है, जिसमें इस तरह से पानी आता है और आगे से आगे इसको भेज दिया जाता है। ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार का होता है।
फिर है मोठ। मोठ प्रक्रिया इस तरह की होती है जिसमें ये एक चमड़े का बना हुआ होता है, होता था, आजकल तो ये बहुत कम काम में लिया जाता है, और इसको गाय भैंस के द्वारा, या फिर मतलब गाय भैंस बोले तो बैल के द्वारा इसको खींचा जाता है और इस पूरे को भर के और यहीं पे उड़ेल दिया जाता है। फिर आगे यहाँ से क्यारियों में इसको आगे भेजा जाता है, इसको बोलते हैं मोठ। तीसरा जो तरीका है वो है डेकली। इस तरह से है जिसकी आप संरचना देख रहे हो, इसके पीछे की सिरे पर वजन बांधा जाता है, फिर पानी निकाला जाता है। चौथा जो तरीका है वो है रेट। रेट होता है जिसमें एक बीच में यहाँ पे ये उत्तोलक होता है, आगे से आगे बढ़ता रहता है, जिसको अधिकतर राजस्थान में कई क्षेत्रों में इसके द्वारा खेती होती है। लेकिन ये जो चारों तरीके मैंने परंपरागत तरीके बताए, ये पानी की उपलब्धता के आधार पे होते हैं। अगर मान लो पानी बिल्कुल ही थोड़ा सा ऊपर है तो ये तरीका काम में आता है, थोड़ा ऊपर है तो इस तरीकों को भी काम में लिया जा सकता है। लेकिन अगर पानी बहुत गहरा है तो ये जो मोट वाला तरीका ये काम में लिया जाता है। अगर मान लो मीडियम है, न ज़्यादा गहरा है न ज़्यादा, जैसे मेवाड़ क्षेत्र में होता है, पहाड़ों से रिस के पानी आता है, उस कंडीशन में ये रेट काम में लिया जाता है। तो ये पानी की उपलब्धता के आधार पर अलग अलग तरीके थे जो परंपरागत तरीके पुराने समय से काम में लिए जा रहे हैं, जिनसे खेती की जा रही है। अब हम बात करते हैं खेती का जो नया तरीका, आधुनिक तरीका है वो क्या है। तो नया तरीका, निश्चित ही अगर नया तरीका अपन अपना रहे हैं तो ये अच्छा ही होगा। तो बात करें तो सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। मुख्य विधियां निम्न है। पहला है छिड़काव, मतलब स्प्रिंग सिस्टम। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। उर्दू पाइपों नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य रूप पाइप से जोड़ा जाता है और पंप की सहायता से मुख्य पाइप में भेजा जाता है, वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इनका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव लॉन और कॉफी की खेती और अन्य फसलों के लिए किया जाता है। यानी कि जो फव्वारा सिस्टम है, जो फव्वारों से खेती की जाती है, जैसे रेगिस्तानी इलाके हैं उसमें उबड़ खाबड़ जमीन होती है, एक लेवल की नहीं होती है, तो उनमें क्यारियों में पानी जाना संभव नहीं है। तो उस कंडीशन में ये छिड़काव स्प्रिंकलर सिस्टम यानी कि फव्वारा सिस्टम है उसको काम में लिया जाता है। तो वो जैसे बारिश होती है उस तरह से वो सारी जगह पानी आराम से आ जाता है। और ज़्यादा क्यारियों के द्वारा रेगिस्तान में पानी की नष्ट थोड़ा ज़्यादा होता है तो उससे भी बचा जा सकता है। दूसरा जो तरीका है वो ड्रिप सिस्टम, जो सबसे बेस्ट सिस्टम माना जाता है। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधा पौधों की जड़ों में गिरता है और इसे ड्रिप सिस्टम कहते हैं, ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधे, बगीचों, वृक्षों में पानी देने का अच्छा तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाता है, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। तो ये दो तरीके हो गए, एक तो फव्वारा सिस्टम और दूसरा सिस्टम हो गया आधुनिक हो गया ड्रिप सिस्टम। तो थोड़ा सा और देख, अब देखो ये तो है छिड़काव तंत्र, जिसमें क्या होता है कि एक आधुनिक मोटर लगाई जाती है, ट्यूबवेल वगैरह कुछ भी आप उसको बोलो, उस मोटर से सिंचाई की जाती है और उससे पाइप डाल के फिर खेतों में ऐसे नोजल लगाए जाते हैं, फव्वारे लगाए जाते हैं। इन फव्वारों को अलग अलग चेंज किया जाता है और उससे सिंचाई की जाती है। जहाँ पे ढलान वाला क्षेत्र नहीं है, जो ढलान वाले क्षेत्र है वहाँ पे, या फिर समतल जमीन नहीं है, वहाँ इन क्षेत्रों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और शेखावटी अंचल में इसी के द्वारा लगभग खेती की जाती है। दूसरा है ड्रिप सिस्टम। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे पानी बहुत कम है तो वहाँ पे पानी की बचत के लिए भी और सुविधा के लिए भी, दोनों दृष्टि से इसका उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि पानी की जो एक ही मोटी पाइपलाइन होती है और उस पाइपलाइन से छोटी छोटी पाइपलाइन लगा के पौधे की जड़ के अंदर घुसा दी जाती है। तो बिल्कुल बूंद 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 पौधे की अंदर, मतलब जो जड़, पौधे की जड़ है वहीं पे गीला रहेगा, बाकी सारा क्षेत्र सूखा रहता है। इसे बहुत कम पानी में अपन ज़्यादा फसलें उगा सकते हैं, लेकिन इसमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है क्योंकि एक एक पौधे के जड़ में पाइपलाइन डालनी पड़ती है
और ये स्पेशली जो बाग होते हैं, बागान होते हैं, जैसे आजकल राजस्थान में अनार की खेती बड़े स्तर पर होने लग गई है, जहाँ पे जो सूखे क्षेत्र है, रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ भी अनार उगा रहे हैं। तो उस अनार में अधिकतर ये ड्रिप सिस्टम ही लगाया जाता है, उससे उसकी जड़ के अंदर पानी छोड़ दिया जाता है और धीरे एक एक बूंद उसके अंदर जाती रहती है। पानी भी कम लगता है और इसका ही काम है एक बार लगा दो, उसके बाद में जब पेड़ बड़ा होता जाएगा, बाग बड़ा होता जाएगा, तो वो काम में आता रहेगा। अब अगला अपने टॉपिक आता है खरपतवार से सुरक्षा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खरपतवार भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अब आपके मन में सवाल आ रहा है होगा कि खरपतवार कहते कैसे हैं। तो खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। मतलब फसल आपने उगा रखी है, जैसे गेहूं की फसल है, तो गेहूं की फसल उगा रखी है, अन्य कोई इसमें अनावश्यक पौधा उग गया जो आप नहीं चाहते हो कि गेहूं के अलावा कोई उगे, जो गेहूं को खराब कर रहा है, यानी कि जिसको अपन साधारण भाषा में घास बोलते हैं। तो जो अनावश्यक पौधे यानी कि घास जो उग जाता है वो खरपतवार होता है, तो उससे भी सुरक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि अगर मान लो खेत में घास ही घास हो गया तो जो अपनी फसल है वो दब जाएगी और घास आ जाएगा, तो फसल नहीं होगी, घास ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए इन खरपतवारों की सुरक्षा करना भी, खरपतवारों से फसल की सुरक्षा करना भी जरूरी है। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। जो खरपतवार है उनको निकालने की प्रक्रिया निराई या निनाण जिसको आप बोल सकते हो। ये फसल थोड़ी सी बड़ी होती है, उसके जस्ट बाद में उसको कर दिया जाता है। खेतों में मक्के में अलग होता है, बाजरे में अलग होता है, सब में अलग अलग सिस्टम के द्वारा निराई की जाती है। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल पोषक, जल और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि को प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में बाधा डालते हैं, मनुष्य एवं पशुओं के लिए नुकसानी भी हो सकते हैं। मतलब जो घास है वो उनके पौधे की फसल के हिस्से का पानी है या पोषक तत्व उनको खा जाते हैं, इसलिए उनको निकालना जरूरी है। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार को नियंत्रित किया जा सकता है, जिसे खरपतवार नाशी कहते हैं, जैसे कि 2,4-D। खेत में इनका छिड़काव किया जाता है, इससे खरपतवार के पौधे मर जाते हैं परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रे यानी फुहारा की सहायता से खेत में छिड़का। अगली जो 6 नंबर पे आता है फसल को काटना। अब अपन ने फसल को पानी भी दे दिया, खरपतवार से उसको बचा भी लिया, लास्ट जो चरण आता है वो फसल को काटना। तो फसल को तब काटा जाता है जब फसल पक जाती है पूरी तरह से और सूख जाती है, तब उसको काटा जाता है। फसल के पक जाने पर किसान फसल को काटते हैं, जिसे फसल की कटाई कहते हैं। फसल के पक जाने पर इसे या तो जड़ से उखाड़ा जाता है या कुछ को मिट्टी के पास से काटा जाता है। फसल को पुराने समय से दराती से काटा जाता था, आज भी कहीं कहीं फसल कटाई हेतु इसका उपयोग किया जाता है। अधिकांश किसान आजकल हार्वेस्टिंग मशीन के द्वारा फसल की कटाई करते हैं, कटाई हेतु प्रयोग में लेते हैं। यानी जो पुराने समय में जिसको दांतली या दंताई जिसको बोलते हैं, उसकी सहायता से, दरांती जिसको बोलते हैं, उसकी सहायता से काटा जाता था और अभी भी बहुत सारे क्षेत्र में इसी से काटा जाता है। इनके अलावा आजकल हार्वेस्टिंग मशीन आ गई जो अलग अलग तरह की होती है। बड़ी मशीन होती है, एक ट्रैक्टर की लगने वाली, आजकल हाथ से चलने वाली मशीनें भी आ गई। तो फसल को काटने की काफ़ी मशीनें आजकल आ चुकी हैं। तो जो पुराना तरीका मैंने बताया आपको दरांती से काटना, तो हाथ से मजदूर उसको जैसे काटते हैं, वो काटते आए हैं, वो तरीका है जिसकी सहायता से काटा जाता है। इसके अलावा हार्वेस्टिंग मशीन जो मैंने बताया आधुनिक तरीका है, वो पूरी मशीन आती है। ये मशीन भी कई तरह की होती है, लेकिन जो बड़ी मशीन है इसको हार्वेस्टर बोला जाता है। और छोटी मशीनें भी ट्रैक्टर के लगने वाली भी बहुत आ गई आजकल, और हाथ से चलाने वाली मशीनें भी बहुत सारी तरह की आ चुकी हैं। तो इस तरह से फसल को काट लिया जाता है। इसके बाद आता है थ्रेसिंग। तो काटने के बाद थ्रेसिंग भी की जाती है। थ्रेसिंग मतलब उसके दानों को निकालना। तो पुराना तरीका है, मैंने आपको बताया कि पुराना तरीका देखो इस तरह से हाथ से पहले निकालते, पहले मशीनें नहीं थी तो हाथ से निकाला जाता, और आजकल ऐसी मशीन आ गई जिससे इन मशीनों की सहायता से निकाला जा सकता है। इसको बोलते हैं थ्रेसर।
इस मशीन को बोलते हैं थ्रेशर, इस प्रक्रिया को बोलते हैं थ्रेसिंग। फसल की कटाई के बाद इसमें नमी को दूर करने के लिए कुछ दिनों से सुखाते हैं, उसके बाद बीज के दानों को भूसे से अलग करते हैं, इसे थ्रेसिंग कहते हैं। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को हवा में पटक कर अलग कर देते हैं और अनाज के दाने भारी होने से नीचे रह जाते हैं, भूसा चारा उड़कर दूर इकट्ठा हो जाता है। बड़े खेत वाले किसान कंबाइन मशीन थ्रेशर से पटकने का कार्य करते हैं तो शीघ्रता से हो जाता है। मतलब चाहे छोटे होते हैं बड़े हो, कई लोग कई जगह हाथ से निकाला जाता है, पहले निकाला जाता, आजकल लगभग जगह मशीनों की सहायता से ही निकाला जाता है। और जो कंबाइन मशीन है जिसको थ्रेशर बोलते हैं, उसकी सहायता से निकाला जाता है। अगली कृषि पद्धति की बात करें तो लास्ट अंतिम जो चरण है वो है खेती का, है वो अनाज का भंडारण करना। खेत से हमने निकाल लिया, उसके बाद उसको भंडारण भी करते हैं। थ्रेसिंग कार्य के बाद अनाज को बोरियों में भरकर किसान घर ले जाते हैं एवं चारा पशुओं के खाने के लिए इकट्ठा कर लेते हैं। घर पर लाए गए इस अनाज का किसान भंडारण करता है और आवश्यकता अनुसार घर पर रख लेता है, बाकी मंडी में बेच देता है। घर में रखे गए अनाज की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। अनेक उपयोगी उपायों द्वारा भंडारण की अनाज की नमी, कीट, चूहे, सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखा जाता है। अधिक अनाज के भंडारण हेतु मंडियों में भंडार गृह होते हैं जिन्हें साइलो कहते हैं। साइलो कहा जाता है। अब थोड़ा सा अपन इनके बारे में भी जान लेते हैं। प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन, भारत के अंदर इनका बहुत बड़ा रोल है, इसलिए इनको जानना बहुत जरूरी है। परीक्षा में क्वेश्चन भी आते हैं। इनका जन्म जो हरित क्रांति के जन्मदाता भी है और काफ़ी हद तक भारत में खेती में सुधार हुआ, उसके पीछे इनका योगदान बताया जाता है। इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ था, जिन्होंने 1966 में मेक्सिको के बीज को पंजाब की घरेलू किस्म के साथ संकरित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए। हरित क्रांति कार्यक्रम के तहत ज़्यादा उपज देने वाले गेहूं और चावल के बीज खेतों में बोए। इस क्रांति से भारत को दुनिया में खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना दिया था। एम.एस. स्वामीनाथन को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आप इस फोटो में देख सकते हो प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन जी को। तो इनका हरित क्रांति के द्वारा ऐसे बताया जा रहा है कि भारत में कृषि में काफ़ी सुधार हुआ और आजकल अधिकतर हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल इतना ज़्यादा बढ़ गया है जिससे खेती में और ज़्यादा फसल का उत्पादन बढ़ता जा रहा है। तो ये सब हरित क्रांति के प्रभाव से जोड़कर ही देखा जा रहा है। अब हम बात करते हैं पाठ्यपुस्तक के जो प्रश्न है उनके बारे में। उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब ये जो कुछ शब्द है इनको रिक्त स्थानों में भरना है। तैरने, जल, फसल, पोषक और तैयारी। तो पहला है एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए जाने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। इसका आंसर होगा फसल। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की होती है। क्या होती है? मिट्टी की तैयारी हो जाती है। मिट्टी को पहले तैयार किया जाता है सबसे पहले। तीसरा, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या करते हैं? तैरने लगते हैं। जो खराब बीज है, जैसा आपने पहले पढ़ा था, वो तैरने लग जाते हैं। फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से क्या? जल तथा पोषक आवश्यक है। जल तथा पोषक आवश्यक है। ये पाठ्यपुस्तक के प्रश्न हो गए। अगला प्रश्न कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान कीजिए। ये कॉलम ए है, खरीफ की फसल कौन सी है? रबी की फसल, रासायनिक उर्वरक, कार्बनिक खाद। तो अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा है पूरा तो आप इसके आंसर आराम से बता सकते। अन्य जो पाठ्यपुस्तक के प्रश्न है उनके बारे में बात करें तो खरीफ की फसल के उदाहरण बताइए, रबी की फसल के उदाहरण बताइए,
निम्न में अपने 2 शब्द पैराग्राफ लिखिए। मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, इनके बारे में निराई करना, थ्रेसिंग स्पष्ट कीजिए। उर्वरक और खाद किस प्रकार बनाए, सिंचाई किसे कहते हैं, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, खेत में लगातार उगाए जाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, खरपतवार क्या है। और इस तरह से ये सारे प्रश्न हैं। अगर इनके आंसर हम यहाँ पे देंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में इन सभी के आंसर अपन देखेंगे, जिससे कि पता चलेगा कि हमने जो पढ़े थे उनमें से कितना हमें याद हुआ। तो ये हमारा प्रयास है। आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि हम अन्य वीडियो भी आपके लिए अच्छे वीडियो लेके आएँ और सारे पाठों के लिए हम वीडियो बना सकें।